हे गाइस, वेलकम बैक। अभी तक हमने सेल सिग्नलिंग के ऑलमोस्ट सारे पाथवे कंप्लीट कर लिए हैं। हमने GPCR, RTK, mTOR, JAK-STAT एंड NF के बीटा पाथवे भी देख लिया है। लेकिन अब हम एक दो इम्पॉर्टेंट पाथवे पढ़ने जा रहे हैं, TGF बीटा SMAD और Wnt बीटा कैटेनिन। ये दोनों पाथवे सेल सिग्नलिंग के साथ साथ कैंसर बायोलॉजी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम इन्हें डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले TGF बीटा, इसका फुल फॉर्म है ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा। नाम से ग्रोथ फैक्टर लगता है, लेकिन इन रियलिटी ये बहुत सारी सेल्स में सेल प्रोलिफरेशन को ही इनहिबिट करता है। यही इसका यूनिक फीचर है। TGF बीटा रिसेप्टर्स RTK नहीं होते, ये सीरीन थ्रियोनिन काइनेज रिसेप्टर होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। RTK मतलब टायरोसिन काइनेज और TGF बीटा रिसेप्टर सेरीन थ्रियोनिन काइनेज होते हैं। दो रिसेप्टर्स होते हैं इसके, टाइप 1 एंड टाइप 2। नॉर्मल कंडीशन में तो दोनों इनएक्टिव रहते हैं। अब देखते हैं इसका एक्टिवेशन कैसे होता है। TGF बीटा लिगेंड पर रिसेप्टर बाइंड करता है, देन टाइप 2 रिसेप्टर एक्टिवेट होता है। ये टाइप 1 रिसेप्टर को फॉस्फोराइलेट करता है और फिर सिग्नलिंग स्टार्ट होती है। उसके बाद पाथवे में इंटर करते हैं SMAD प्रोटीन्स। ये ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटर्स है। ये 3 कैटेगरीज होती है, RSMAD रिसेप्टर रेगुलेटेड जिसमें SMAD2 और SMAD3 आते हैं, को-SMAD जिसमें SMAD4 आता है एंड I-SMAD जिसमें SMAD6 एंड SMAD7 आता है। एक्टिवेटेड टाइप 1 रिसेप्टर SMAD2 और SMAD3 को फॉस्फोराइलेट करता है। ये SMAD4 के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है और न्यूक्लियस में इंटर करता है। जैसे ही न्यूक्लियस में इंटर हुआ, जीन रेगुलेशन स्टार्ट हो जाती है। अगर बात करें TGF बीटा के फंक्शंस की, तो ये रेगुलेट करता है सेल साइकिल अरेस्ट को, डिफरेंशिएशन को, ECM की प्रोडक्शन को, टिश्यू रिपेयर एंड इम्यून रेगुलेशन। कैंसर के अर्ली स्टेज में TGF बीटा ट्यूमर सप्रेसर की तरह भी काम करता है, लेकिन एडवांस कैंसर में कभी कभी इन्वेजन और मेटास्टेसिस को भी प्रमोट कर सकता है। इसके बाद आता है दूसरा पाथवे, Wnt बीटा कैटेनिन। ये कैंसर बायोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली कोलोन कैंसर में। इस पाथवे का मेन प्रोटीन है बीटा कैटेनिन। नॉर्मल कंडीशन में बीटा कैटेनिन कंटिन्यूसली एक्टिव नहीं रहता, क्योंकि बॉडी उससे कंटिन्यूसली डिस्ट्रॉय करती रहती है। नॉर्मल कंडीशन में एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं, जैसे APC, एक्सिन, GSK3 बीटा एंड CK1। ये मिलकर बीटा कैटेनिन को फॉस्फोराइलेट करते हैं। इन्हें बोलते हैं डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स। ये यूबिक्विटिनाइजेशन करते हैं और प्रोटेसोमल डिग्रेडेशन करते हैं, जिसके रिजल्ट में बीटा कैटेनिन का लेवल लो रहता है। अगर Wnt एब्सेंट रहेगा तो डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट रहेगा और बीटा कैटेनिन डिस्ट्रॉयड, कोई भी जीन एक्सप्रेशन नहीं होगा। ये होती है ऑफ स्टेट। लेकिन अब Wnt पर लिगेंड रिसेप्टर बाइंड करता है। रिसेप्टर्स जैसे कि फ्रिजल्ड, LRP56, ये नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही रिसेप्टर बाइंड करा, Wnt सिग्नलिंग के बाद एक्टिवेट होता है, डाई शेल्ड स्टेट आती है। ये प्रोटीन डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स को इनएक्टिवेट कर देता है एंड अब डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स बंद हो गया तो बीटा कैटेनिन डिग्रेड नहीं होता, साइटोप्लाज्म में एक्यूमुलेट होता रहता है और न्यूक्लियस में इंटर करता है। TCF और LEF ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ जाकर बाइंड करता है और जीन एक्सप्रेशन को एक्टिवेट करता है। ये Wnt पाथवे का कोर कॉन्सेप्ट था। अब इसका कनेक्शन देखते हैं कैंसर के साथ में। APC एक ट्यूमर सप्रेसर जीन है। अगर APC म्यूटेट हो जाए तो डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा और बीटा कैटेनिन कंटिन्यूसली एक्यूमुलेट होता रहेगा और सेल कंटिन्यूअस डिवाइड करेगी। ये फैमिलियल एडिनोमेटोस्टोमा पॉलीपॉप्सिस यानी कि FAP और कोलोरेक्टल कैंसर से बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है। TGF बीटा का मेन प्रोटीन था SMAD और इसका रिसेप्टर था सीरीन थ्रियोनिन काइनेज, जिसका रोल ग्रोथ रेगुलेशन में था। Wnt का मेन प्रोटीन है बीटा कैटेनिन एंड इसका रिसेप्टर है फ्रिजल्ड, जिसका मेन रोल है जीन एक्सप्रेशन थ्रू बीटा कैटेनिन। ये कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना। अब बात करते हैं सिग्नल टर्मिनेशन कैसे होता है। पहले TGF बीटा का सिग्नल टर्मिनेशन समझते हैं। SMAD7 इनहिबिटरी SMAD है, ये सिग्नलिंग को स्टॉप करता है। और Wnt के लिए जब Wnt लिगेंड रिमूव हो जाता है तो डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स फिर से एक्टिव हो जाता है, जो बीटा कैटेनिन को डिस्ट्रॉय कर देता है और सिग्नल ऑफ हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और कवर करते हैं नॉच, हेजहॉग, हिप्पो और इंटीग्रीन सिग्नलिंग को।
इन पाथवेज का डेवलपमेंटल बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन अभी हम सिर्फ सिग्नलिंग मैकेनिज्मों और CSIR नेट के लिए हाई यील्ड कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ये पाथवे कंपैरेटिवली छोटे हैं, लेकिन पार्ट बी और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे यूनिक पाथवे से, नॉच सिग्नलिंग। इसमें यूनिक क्या है? नॉच सिग्नलिंग में सिक्रीटेड लिगेंड नहीं होता। सिग्नल तभी ट्रांसफ़र होगा जब दो सेल्स डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगी, इसलिए इसे जक्स्टाक्राइन या कांटेक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग भी बोला जाता है। इसका रिसेप्टर है नॉच और लिगेंड है डेल्टा जैक्ड। ये दोनों नेबरिंग सेल्स के मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं। अब इसका एक्टिवेशन समझते हैं। सेल ए पर डेल्टा लिगेंड है और सेल बी पर नॉच रिसेप्टर है। दोनों सेल्स कांटेक्ट में आती है और फिर नॉच एक्टिवेट हो जाता है। अब इसका सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज। एक्टिवेटेड नॉच रिसेप्टर को एंजाइम कट करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट एंजाइम है वाई सिक्रीटेस या गामा सिक्रीटेस। क्लीवेज के बाद में नॉच का इंट्रासेलुलर पार्ट रिलीज हो जाता है। इसे कहते हैं नॉच इंट्रासेलुलर डोमेन, NICD। NICD न्यूक्लियस में इंटर करता है और जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है। यही है इस पूरे पाथवे का कोर कॉन्सेप्ट। अब आते हैं हेजॉग पाथवे या हेजॉग सिग्नलिंग पर। इस पाथवे के लिए दो प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पैच्ड PTCH या स्मूथेंड SMO। बस इन्हें ही याद रखना। नॉर्मल कंडीशन में अगर हेजॉग लिगेंड प्रेजेंट नहीं है तो पैच्ड होगा, स्मूथेंड को इनहिबिट करता है और सिग्नल ऑफ रहता है। अगर हेजॉग प्रेजेंट हुआ, हेजॉग लिगेंड पैच्ड से बाइंड करता है, पैच्ड इनएक्टिव हो जाता है और स्मूथेंड एक्टिव। GLI ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट होता है और जीन एक्सप्रेशन कंट्रोल होता है। अगर स्मूथेंड कंटिन्यूसली एक्टिव हो जाए, ये पेज्ड म्यूटेट हो जाए तो अनकंट्रोल सिग्नलिंग हो सकती है, जिससे बेसल सेल कार्सिनोमा हो जाता है। इसके बाद आता है हिप्पो पाथवे। ये पाथवे कंट्रोल करता है ऑर्गन की साइज़ को और सेल प्रोलिफरेशन को। ये कैंसर बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पाथवे में दो प्रोटीन्स मेन हैं, YAP एंड TAZ। ये ट्रांसक्रिप्शन कोएक्टिवेटर्स है। हिप्पो पाथवे एक्टिव हुआ तो YAS और TAZ फॉस्फोराइलेट हो जाते हैं और साइटोप्लाज्म में ही रह जाते हैं। कोई जीन एक्सप्रेशन नहीं होता है और ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन जब हिप्पो ऑफ रहता है तब YAP और TAZ न्यूक्लियस में चले जाते हैं, जीन एक्सप्रेशन होता है और सेल प्रोलिफरेट करती है। अब आते हैं इस वीडियो के लास्ट पाथवे पर, इंटीग्रीन सिग्नलिंग। ये ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर नहीं है, ये सेल एडिशन रिसेप्टर है। ये सेल को एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से कनेक्ट करते हैं। सेल बायोलॉजी में तो आपने याद किया ही होगा, ECM में फाइब्रोनेक्टिन, लेमिनिन और कोलेजन होते हैं। इंटीग्रीन इन सब से ही बाइंड करते हैं। इंटीग्रीन दो सब यूनिट का बना होता है, अल्फ़ा एंड बीटा सब यूनिट। इंटीग्रीन की सबसे यूनिक प्रॉपर्टी है बाई डायरेक्शनल सिग्नलिंग। ये सिग्नलिंग दोनों डायरेक्शन में करते हैं, आउटसाइड से इनसाइड सिग्नलिंग, जहाँ पर ECM से सिग्नल सेल के अंदर आता है, एंड इनसाइड टू आउटसाइड सिग्नलिंग, जहाँ सेल के अंदर के प्रोटीन्स इंटीग्रीन की एफिनिटी चेंज कर देते हैं। और ये कॉन्सेप्ट इम्यूनोलॉजिक में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रीन एक्टिवेट होने के बाद फैक यानी कि फोकल एडिशन काइनेज एक्टिवेट होते हैं। मैप के और PI3 के पाथवेज से कनेक्ट हो सकता है। इसलिए इंटीग्रीन सिग्नलिंग आइसोलेटेड पाथवे नहीं है, ये दूसरे पाथवेज के साथ इंटीग्रेट करता है। इंटीग्रीन रेगुलेट करता है सेल एडेशन, माइग्रेशन, सेल सर्वाइवल एंड वाउंड हीलिंग को, और कैंसर मेटास्टेसिस में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। चलिए जाते जाते सारे पाथवेज को कनेक्ट कर लेते हैं। GPCR मेटाबॉलिज्म के लिए, RTK ग्रोथ के लिए, PI3 के सर्वाइवल के लिए, जैक्स्टेट साइटोकाइंस के लिए, PF के बीटा इम्यूनफ्लामेशन के लिए, TGF बीटा ग्रोथ इनिबिशन के लिए, विंट बीटा कैटेनिन सिग्नलिंग के लिए, और नॉच सेल कॉन्टैक्ट सिग्नलिंग के लिए। हेजॉग हुआ GLI एक्टिवेशन के लिए, एंड हिप्पो YAP और TAZ के रेगुलेशन के लिए, इंटीग्रीन सेल एडेशन एंड माइग्रेशन के लिए। यहीं पर सारे सिग्नलिंग पाथवेज कंप्लीट होते हैं। इनसे रिलेटेड सारे BYQ क्वेश्चन ज़रूर लगा लेना, क्योंकि सिग्नलिंग पाथवे से 5-6 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। किसी भी पाथवे से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए पाथवे, उनके रिसेप्टर और लिगेंड को तो अच्छे से याद कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।